हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग आगामी आरओ री एग्जाम हेतु उन 100 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनसे कि प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। बहुत ही एनालिसिस करके मैं आपके सामने 100 उन टॉपिक्स को लेकर आया हूं जहां से कि आपको 80 से 90% टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये टॉपिक्स ऐसे ही नहीं है, मैंने बहुत सारे मतलब जो पीवाईक्यू होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको खंगाला है और तब उनमें से इन 100 टॉपिक्स को छांट कर लाया हूं। और मैं बिल्कुल आपको गारंटी दिलाता हूं कि इन टॉपिक्स से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो अब आप जब तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इन्हीं 100 टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लें, फिर अपना अन्य तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इतिहास स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास से। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी पाषाण कालीन स्थल हैं उनके संदर्भ में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और आपका जो मुख्य फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए इनकी अवस्थिति पर और यहां से जो साक्ष्य मिले हैं उन पर। जब भी आप पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे तो पाषाण कालीन स्थलों से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो आरओ हो या फिर यूपीपीसीएस। ठीक है, तो बात हम लोग यहाँ पर आरओ की कर रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में मैंने ये सारे टॉपिक छांट कर बनाए हैं। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले आपको क्या करना है, पाषाण कालीन स्थलों की अवस्थिति और उनसे प्राप्त जो साक्ष्य है उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। फिर जो हड़प्पाई स्थल है उनकी भी अवस्थिति को, वहां से प्राप्त जो साक्ष्य हैं उनको, और जो उस स्थल के उत्खनन करता यानी कि जिस भी व्यक्ति ने उसकी खुदाई करवाई है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वैदिक कालीन शब्दावली। ठीक है, वैदिक कालीन शब्दावली में आप देखेंगे कि बहुत से प्रश्न बनते हैं, जैसे कि गाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था, बेटी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था, और आभूषण के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था, सूदखोर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था। ठीक है, जो कर का संग्रह करता था उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था। इस तरीके से जो भी टोटल वैदिक कालीन शब्दावली है उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। ठीक है, बाद बाकी ये जो पूरी पीडीएफ है मैं इंटेलेक्टो के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करा दूंगा और उस चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ आपको ये पीडीएफ देखनी नहीं है, मैं समझाता जा रहा हूं कि किसी भी टॉपिक को कैसे तैयार करना है, तो उसके लिए इस क्लास को भी बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है। अगला जो है प्राचीन इतिहास में, तो जो वैदिक साहित्य है जिसमें कि चारों वेद हो गए, चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गए। ठीक है, और जो चारों वेदों के उपवेद हैं उनके संदर्भ में आपको पढ़ना है, यानी कि उसमें पूरा आ गया वैदिक साहित्य। तो यहां से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखो बौद्ध और जैन धर्म की जो मान्यताएं हैं, जो इन दोनों दर्शन की जो मान्यताएं हैं, जैसे कोई आत्मा को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई इस सृष्टि के नियतवादी सिद्धांत में भरोसा रखता है। ठीक है, तो जो भी मान्यताएं हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जो 16 महाजनपद हैं उनकी अवस्थिति वर्तमान के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन खूब बनते हैं कि जैसे मान के चलिए अंग महाजनपद है वो वर्तमान में किस क्षेत्र में अवस्थित है, इस तरीके से। ठीक है, और इनकी राजधानियों के संदर्भ में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाद बाकी यहाँ के जो शासक रहे हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेना कि कौन कहाँ का शासक रहा है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अशोक के जो अभिलेख या फिर जो शिलालेख हैं उनके संदर्भ में बहुत अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, कि कहाँ मिले हैं और उन पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि कौन सा आदेश, ये सारी चीजें पूछी जाती है ना, कि किसमें अशोक ने अपने व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया है, कि किसका विषय आर्थिक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो बनते हैं तो इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद जो मौर्यकालीन और जो गुप्तकालीन
प्रशासन है उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना। और प्रशासन में भी दो चीजें देखनी है, एक अधिकारी और दूसरा जो प्रशासनिक शब्दावली है। जैसे कि आप अधिकारी में देखेंगे तो पूछ लिया जाता है ऐसे करके कि जो महाबलाधिकृत है वो मौर्यकालीन में कौन सा अधिकारी होता था या फिर वो किस विभाग को हैंडल करता था। इसी तरीके से आप देखेंगे जो मौर्यकालीन और गुप्तकालीन शब्दावली है, चाहे वो कर को लेके हो, ठीक है, चाहे वो प्रशासन को लेके हो, ठीक है, जैसे गांव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था और बहुत सी चीजें हैं। तो मौर्यकालीन और गुप्तकालीन प्रशासन को अच्छे से तरीके से तैयार कीजिए और जो वहां पर अधिकारी थे उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़िए और जो इस प्रशासन में शब्दावली प्रयोग होती थी उसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए। फिर जो भी अभिलेख हैं, ठीक है, जैसे कि जूनागढ़ अभिलेख है और हाथी गुम्फा अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख है, बेसनगर अभिलेख है, तो जितने भी प्राचीन कालीन अभिलेख हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। यहां से भी एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। उसके बाद जितने भी विदेशी यात्री प्राचीन काल में आए थे उनके संदर्भ में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, चाहे वो हेनसांग हो, चाहे वो फाहियान हो, चाहे वो इत्सिंग हो, किसके शासनकाल में आया, कौन सी उसने रचना की और तत्कालीन समय के संदर्भ में उसने क्या बताया। तो ये सारी चीजें बार बार पूछी जाती हैं। उसके बाद प्राचीन कालीन जो भी राजवंश थे उनकी राजधानी, उनके संस्थापक, उनके शासकों का क्रम और उनके शासकों द्वारा जो उपाधियां धारण की गई थी या फिर जो अन्य नाम थे, ठीक है, उनके संदर्भ में आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। बाद बाकी राजवंशों का क्रम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको राजवंश दे देगा मगध के और फिर क्रम से लगाने के लिए वहां पर पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम लोग स्थापत्य कला में चले तो जितने भी स्तंभ हैं, स्तूप हैं, गुफाएं हैं और मंदिर हैं, इनकी अवस्थिति किससे संबंधित है या फिर किसने बनवाया, कब बनवाया, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद प्राचीन काल की जो रचनाएं हैं और जो उनके लेखक या फिर जो रचनाकार हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। फिर कला एवं संस्कृति वाले अगर हम लोग टॉपिक में पहुंचे तो वहां पर देखें भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है, आर्ट, और जो विभिन्न राज्यों में किए जाने वाले लोक नृत्य हैं उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। पारंपरिक युद्ध कलाएं, त्योहार, महोत्सव, चित्रकलाएं और मेले, इन सारी चीजों में बस आपको क्या पढ़ना है, बस यही देखना है कि ये किस राज्य में होते हैं, ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है, बाद बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो ये बात हो गई किसकी, प्राचीन इतिहास की। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये रहे आपके सामने मध्यकालीन इतिहास के टॉपिक। तो मध्यकालीन इतिहास में भी सबसे पहले जो मध्यकालीन राजवंश है उनकी राजधानी, संस्थापक, शासकों का क्रम और उपाधियां। बाद बाकी जो भी मध्यकालीन राजवंश है, जैसे दिल्ली सल्तनत है तो वहां भी आप जो भी राजवंश है उनका क्रम याद रखेंगे, उनके शासकों द्वारा जो उपाधियां धारण की गई थी, जो उन राजवंशों के संस्थापक थे, जो उनकी राजधानियां थीं और जो शासकों का क्रम था, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद जो मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत कालीन और जो मुगल कालीन प्रशासन है इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और दो चीजों पर विशेष ख्याल रखना है, एक तो जो इनके प्रशासन में शब्दावली प्रयोग होती थी और दूसरा अधिकारी। तो वहां पर आपको भी पता होगा कि हर अधिकारी का एक विशेष नाम होता था, तो उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। अगला टॉपिक है भक्ति आंदोलन के संतों का दार्शनिक मत और उनका जन्म कहां पर हुआ था, कार्य क्षेत्र कहां पर था, और कुछ रचनाएं जैसे कबीर की रचनाएं हो गई, सूरदास की रचनाएं हो गई, मीराबाई की रचनाएं हो गई, तुलसीदास की रचनाएं हो गई। तो ये कौन कौन सी इनके संदर्भ में, ठीक है। और दार्शनिक मत आपको पता ही होंगे, कोई द्वैतवाद की बात करता है, कोई द्वैतवाद की बात करता है, कोई विशिष्ट वाद की बात करता है। तो इस तरीके से उनका दार्शनिक मत क्या था, डिटेल में नहीं जाना है, बस जान लीजिए
जन्म कहाँ पर हुआ, कार्य क्षेत्र कहाँ पर रहा, और रचनाएं कौन कौन सी की। उसके बाद सल्तनत कालीन व मुगल कालीन स्थापत्य, यानी कि जो भी उस टाइम पर निर्माण कार्य कराए गए, जैसे कि आप देखेंगे लाल किला, हाँ ये लाल किला बना, ताजमहल बना, तो ये आप देखेंगे जितने भी सल्तनत और मुगल कालीन स्थापत्य है, इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना कि कहाँ बनवाया, कब बनवाया और किसने बनवाया, ठीक है। उसके बाद सल्तनत कालीन व मुगल कालीन जो रचनाएं हैं उनके संदर्भ में पढ़ लेना, और बस क्या पढ़ना है कि उनके लेखक कौन है, ठीक है, ये हर बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद मध्यकाल में जितने भी युद्ध हुए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से देख लेना और उनका क्रम भी याद कर लेना, किनके मध्य हुआ है, कौन विजयी रहा, कब और कहाँ हुआ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होगा कि मध्यकाल में भी बहुत से विदेशी यात्री भारत आए, तो उनके संदर्भ में पढ़ लेना, देख लेना किसके काल में आए, कहाँ से आए, और यहाँ पर आकर उन्होंने क्या कुछ विशेष किया, या फिर क्या किसी कुछ विशेष रचना का यहाँ पर मतलब रचना को लिखा या फिर किताब को लिखा, जैसे कि आप देखेंगे रेहला है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला टॉपिक, तो ये आपका हो गया मध्यकालीन इतिहास भी खत्म हो गया। अब देखो आधुनिक काल में पहुंचो, तो आधुनिक काल में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं आप देखेंगे स्टार्टिंग में जब यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन हुआ तो बहुत से युद्ध होना स्टार्ट हुए, तो जितने भी युद्ध लड़े गए उनको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ जितने भी प्रमुख जन आंदोलन हुए, जितने भी प्रमुख विद्रोह हुए, उनको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए कि कहाँ हुए, क्यों हुए, नेतृत्वकर्ता कौन था, ठीक है, तो ये सारी चीजें देखना है। उसके बाद 1857 की क्रांति के संदर्भ में आपको देखना है कि ये कहाँ कहाँ पर हुई, किसने उस स्थान पर नेतृत्व किया, किसने उस मतलब वहां पर विद्रोह का दमन किया, ये सारी चीजें आपको देखना है। उसके बाद भारत में जो आधुनिक काल में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, तो उस दौरान जो भी संगठन स्थापित किए गए थे उनके संदर्भ में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, और समाज सुधार हेतु जो भी पत्र पत्रिकाएं लिखी गई थी उनको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। उसके बाद भारत व विदेशों में जो भी क्रांतिकारी संगठन या फिर संस्थाएं स्थापित की गई थी उनको देख लीजिए, किसने स्थापित करी, कब करी, क्या उद्देश्य था, कहां पर करी, ठीक है। उसके बाद पूरे आधुनिक काल की घटनाओं का क्रम आपको पता होना चाहिए। हर बार 1 से 2 प्रश्न सीधा क्रम के संदर्भ में पूछे जाते हैं, या फिर आधुनिक इतिहास में आप देखेंगे तो तिथि बहुत पूछी जाती हैं। तो आप क्या करिए, आधुनिक काल की घटनाओं का क्रम बिल्कुल आपको एक सीक्वेंस में पता होना चाहिए। उसके बाद जो भी गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन हैं, यानी कि जो भी आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भी पत्र पत्रिकाएं या फिर किताबें विभिन्न लोगों के द्वारा लिखी गई हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। उसके बाद भारत के जो भी गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल या फिर वायसराय रहे हैं तो उनके काल की प्रमुख घटनाएं और उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके 30 टॉपिक हो गए पूरे इतिहास से संबंधित। अब हम बढ़ते हैं भूगोल की ओर। अब देखो भूगोल में सबसे पहले भारत का आकार एवं अवस्थिति, तो ये पहला ही टॉपिक होता है, लेकिन यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहला ही टॉपिक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपको भारत का जो अपवाह तंत्र है यानी कि नदियों के संदर्भ में बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्या क्या कि उनका उद्गम कहाँ से होता है, मुहाना कहाँ पर है, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सहायक नदियों में भी सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, कौन कौन से शहर उनके किनारे बसे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो भी भारत में स्थित प्रमुख पर्वत हैं तो उनकी अवस्थिति और उनकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रमुख दर्रे हैं उनके संदर्भ में पढ़ लीजिए, और इनके संदर्भ में इनकी अवस्थिति और
किन दो स्थानों को ये कनेक्ट करते हैं। बाद बाकी अभी जैसे यूपीपीसीएस में पूछा गया था, दर्रों की ऊंचाई के संदर्भ में कुछ पूछ लिया गया था मिलान के लिए, तो ऐसे बाह्याद क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, वो तो कभी कभार पूछे जाते हैं और उनको आयोग को भी मतलब बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि ये क्वेश्चन कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि इतने सारे दर्रे हैं, उनकी ऊंचाई कोई भी याद नहीं करने वाला है। ठीक है, तो इनकी अवस्थिति और किन दो स्थानों को ये दर्रे कनेक्ट करते हैं, ये चीज आप वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो झीलें हैं। भारत की सभी झीलों के संदर्भ में पढ़ लीजिए, कहाँ पर अवस्थित हैं, किस प्रकार की झीलें, होता है ना कि कोई क्रेटर झील है, कोई मानव निर्मित झील है, कोई लैगून झील है, इस तरीके से कोई चापाकार झील है, तो ये देख लेना। बाद बाकी सबसे बड़ी के संदर्भ में कि खारे पानी की सबसे बड़ी कौन है, ताजे पानी की सबसे बड़ी कौन है, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी कौन है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे गहरी झील, इस तरीके से ये सारे फैक्ट देख लेना। उसके बाद भारत में वनों के प्रकार देख लेना कि किस किस प्रकार के वन भारत में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और उनमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो बहुत बार आप देखते होंगे पूछ लिया जाता है कि शीशम का पेड़ कहाँ किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, चीड़ हो गया, देवदार हो गया, ये किस वनों में पाया जाता है, सागौन किन वनों में पाया जाता है। ठीक है, तो वनों की अवस्थिति और उनमें पाई जाने वाली वनस्पति, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, तो इनसे भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जो बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जैसे कि भाखड़ा नांगल हो गया, हीराकुंड हो गया, रेहंद हो गया, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेना। बाद बाकी जो छोटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके संदर्भ में बस उनकी अवस्थिति को देख लेना। ठीक है, कि वो किस राज्य में और किस नदी पर अवस्थित हैं। ठीक है, उसके बाद भारत की जो भी जनजातियां हैं तो इनके संदर्भ में देख लेना कि ये किस राज्य में पाई जाती हैं, और हर जनजाति के संदर्भ में, हर तो नहीं मतलब कुछ कुछ जनजातियों के संदर्भ में कुछ विशेष फैक्ट होते हैं, उनको देख लेना। ठीक है, बाद बाकी भारत में खनिजों की अवस्थिति, यानी कि कौन सा खनिज भारत में किस राज्य में पाया जाता है और उनकी खानें कहाँ कहाँ पर हैं, तो खानों के नाम दे के पूछ लेगा कि ये कहाँ पर अवस्थित है या फिर किस खनिज से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद भारत में उद्योगों की अवस्थिति, तो कौन सा उद्योग कहाँ पर है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। जैसे एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ पर है, फिर आप देखेंगे स्टील एंड आयरन हो गया आपका, और जैसे कपड़ा उद्योग है, सूती कपड़ा का उद्योग कहाँ पर है, ऊनी का कहाँ पर है, तो ये सारे चीजें आपको देखनी है। उसके बाद जनगणना 2011, इसको कभी भी पुराना समझने की गलती ना करें, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी भी आपने यूपीपीसीएस देखा, बीपीएससी देखा, वहां पर भी 2011 की जनगणना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। बाद बाकी आरओ में तो हमेशा बढ़ के ही प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद भारत में जो भी 13 बड़े बंदरगाह हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन हर बार यहाँ से पूछा जाता है, तो यहाँ पर देख लेना, इनकी अवस्थिति के संदर्भ में देख लेना। ठीक है, और ये देख लेना कि ये प्राकृतिक हैं या फिर कृत्रिम हैं। उसके बाद इनके मतलब यहाँ से क्या निर्यात किया जाता है, क्या आयात किया जाता है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो विश्व भूगोल की तरफ चलते हैं, तो विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें, ठीक है, यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्थानीय पवनों के संदर्भ में आपको यही पता करना है कि कौन सी पवन कहां पर बहती है। उसके बाद देखो जो भी घास के मैदान हैं तो देख लेना कौन सा घास का मैदान कहां पर है, और मैदान की प्रकृति को भी देख लेना कि ये उष्णकटिबंधीय है कि शीतकटिबंधीय है। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। जो भी विश्व में पाए जाने वाले खनिज हैं उनके क्षेत्र देख लेना कि कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है और कौन सी खान उन खनिजों से संबंधित है। जो भी महासागरीय धाराएं बहती हैं उनको देख लेना कि कौन सी महासागरीय धाराएं कहाँ से बहती है और उनकी प्रकृति क्या है, कि वो ठंडी है या फिर गर्म है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, और शहर,
तो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र आपको पता होगा, जैसे कि ऑटोमोबाइल के लिए डेट्रॉयट प्रसिद्ध है, ठीक है। और शहर में आप देखेंगे तो जैसे शिकागो है, ऐसे करके मतलब होता है कि हर शहर किसी एक विशेष उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। फिर देखो, जो भी विश्व की झीलें हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, मरुस्थल हैं, इनकी अवस्थिति को बहुत अच्छी तरीके से देख के जाना है। बाद बाकी पर्वतों के संदर्भ में सबसे ऊंचा, झीलों के संदर्भ में वही कि खारे पानी की सबसे बड़ी कौन, सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन, सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन, ये सारी चीजें। नदियों के संदर्भ में वही चीज, उद्गम, मुहाना, ठीक है, और किस देश में ये बहती हैं, ठीक है। बाद बाकी नदियों के संदर्भ में भी कौन सी सबसे लंबी है या फिर कौन सी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वही चीज सेम मरुस्थल के संदर्भ में इनकी अवस्थिति को देख लेना, और जो भी बड़े मरुस्थल हैं उनको ये भी देख लेना कि ये किन किन देशों में फैले हुए हैं या फिर किन किन देशों की सीमाएं यहाँ पर आती हैं। बाद बाकी सभी देशों की राजधानियों को याद कर लीजिए, जो भी ज्वालामुखी हैं उनको देख लीजिए। तो ज्वालामुखी की अवस्थिति के संदर्भ में यहाँ पर ज़्यादा देखना है कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है, और कुछ ज्वालामुखी के विशेष नाम होते हैं तो उनको देख लेना, जैसे कि हजार द्वारों की घाटी होती है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ऐसे बहुत से मतलब संज्ञाएं दी गई हैं ज्वालामुखी को, तो वो देख लेना। उसके बाद विश्व की जो जनजातियां हैं इनकी देख लेना कि इनका निवास किन किन क्षेत्रों में है। फिर आपकी हो गई जल संधियां। जल संधियों में सिर्फ इतना देखना है कि कौन सी जल संधि किन दो स्थानों को जोड़ती है या फिर किन दो स्थानों को अलग करती है, और देशों व स्थानों को दी गई संज्ञा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सफ़ेद हाथियों की भूमि, झीलों का देश, या फिर इस तरीके से जो भी संज्ञाएं होती हैं तो उनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। तो ये आपका हो गया भूगोल कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं किस पर, पॉलिटी पर। पॉलिटी में देखो तो ब्रिटिश काल में जितने भी अधिनियम पारित हुए थे उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भारत का अंतरिम और पहला मंत्रिमंडल था उसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए कि किसके पास कौन सा विभाग था, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान सभा की जो समितियां थी वहां से बार बार क्वेश्चन बनता है, तो देख लेना कि कौन सी समिति का कौन अध्यक्ष था और कौन कौन उसमें सदस्य थे। फिर पॉलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो अनुच्छेद, अनुसूची और भाग, तो इनको तो बिल्कुल रट डालिए क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं अनुच्छेदों के संदर्भ में, ठीक है। उसके बाद भारत के संविधान में जो भी विदेशों से लिए प्रावधान है उनको देख लेना बहुत अच्छे से कि कौन से देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है। फिर पूरी राज्य व्यवस्था में जितने भी आयोग और जितनी भी समितियां बनी हैं उन पर एक बार बहुत अच्छे से नज़र दौड़ा लेना, वहाँ से भी हर बार 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से हर बार क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको भी आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और जो नीति निदेशक तथ्य हैं, ठीक है, इनको भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मौलिक अधिकार का जो क्वेश्चन है वो मौलिक कर्तव्य या फिर नीति निदेशक तत्वों के साथ कंबाइन करके बनाया जाता है, तो यहाँ से आपको मतलब 2 से 3 प्रश्न सीधे देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जितने भी संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग हैं उनके संदर्भ में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, कितने सदस्य होते हैं, उन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, उनका कार्य क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जितने भी प्रमुख मुकदमे या फिर वाद जो हैं उनके बारे में, तो अभी आप देखेंगे यूपीपीसीएस हुआ, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ से हर बार पूछा जाता रहा है, कुछ ना कुछ पूछा जाता है कि मान के चलिए केशवानंद भारती मामले में कौन सा प्रावधान दिया गया या फिर कौन सा डिसीजन उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया,
मिनर्वा मिल मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं किसमें, अब मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं कि प्रस्तावना को भारत संविधान का अंग माना है किस वाद के बाद में। तो ये सारी चीज़ें आपको किसी मुकदमे या वाद के संदर्भ में तैयार करनी है। उसके बाद जो भी संविधान संशोधन हुए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी हमेशा 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो संसद है, संसद के 3 अंग होते हैं, आपको भी पता है। एक आपका हो गया राष्ट्रपति, ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर होता है आपका लोकसभा और फिर राज्यसभा। तो संसद को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, इसमें कोई छूट नहीं है, इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिए। राष्ट्रपति के बारे में बहुत अच्छे से पढ़िए, लोकसभा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और राज्यसभा के बारे में। यहाँ से भी हमेशा कंबाइन करके देखें तो 2 से 3 प्रश्न सीधे देखने को मिलते हैं। तो ये आपके हो गए किसके, पॉलिटी के टॉपिक। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट की। अब इन्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको प्रदूषक जो होते हैं और जो प्रदूषणकारी गैसें होती हैं उनके संदर्भ में पढ़ना है। तो प्रदूषक के संदर्भ में थोड़ा सा ये भी पढ़ लेना कि कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं, कौन से द्वितीयक प्रदूषक हैं। बाद बाकी मानव पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से ओजोन के लिए खतरे वाले हैं, कौन से जलवायु परिवर्तन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जो भी प्रदूषणकारी गैसें हैं उनको देख लेना कि वो कहाँ से उत्पन्न होती हैं और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव क्या है, ये पढ़ लेना। उसके बाद जितने भी पर्यावरण सम्मेलन हुए हैं, ठीक है, जैसे कि पृथ्वी सम्मेलन हो गया, तो इन चीज़ों के संदर्भ में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना कि कब हुआ, क्या हुआ, उसमें क्या डिसीजन लिया गया, ये सारी चीज़ें हैं। और जो भी पर्यावरण समझौते हुए हैं, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, वियना कन्वेंशन हो गया, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हो गया, तो यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है, तो ये देख लेना। और कब हुआ, कब प्रभावी हुआ, भारत में कब लागू किया गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो भी पर्यावरण संगठन हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे वो विश्व के हों, इनको बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। उसके बाद भारत के जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभ्यारण्य हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, टाइगर रिजर्व हैं, इनकी अवस्थिति को बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। उसके बाद जो भी वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से देखना कि कब स्टार्ट की गई, कहाँ से स्टार्ट की गई और किसके नेतृत्व में चलाई गई, इनकी अवधि क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जितने भी पर्यावरण आंदोलन हुए हैं, जैसे कि चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, तो कब शुरू किया गया, कहाँ शुरू किया गया, किसके नेतृत्व में शुरू किया गया, कौन कौन से जो पर्यावरणविद थे वो इससे संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद सतत विकास लक्ष्य जो आपके एसडीजी होते हैं, ठीक है, तो जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। हाल ही में इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये तो देख ही लेना कि 17 कौन कौन से हैं, तो उसमें साफ पूछ लेता है दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, मिलान के लिए आ जाएगा। और इनको कब मतलब इंट्रोड्यूस किया गया और इनकी अवधि क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। बाद बाकी यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अभी हाल ही में आप देखेंगे भारत की वन स्थिति रिपोर्ट भी जारी हुई है 2023 में, 2023 की, ठीक है मतलब जारी अभी हुई है पिछले महीने, लेकिन उसका नाम है, हर 2 साल पे जारी होती है, तो पहले 2021 में हुई थी, अब 2023 की जारी की है। तो इससे भी एक क्वेश्चन आप बिल्कुल श्योर मान के चलिए, तो इसको भी हम लोग पर्यावरण के अंतर्गत ही रखते हैं, तो ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें। उसके बाद देखो हम लोग चलते हैं आगे, तो यहाँ पर है कृषि के इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले जो स्थानांतरित कृषि होती है उनके विभिन्न स्थानों पर, भारत में भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम होते हैं और विभिन्न देशों में भी उसके अलग अलग नाम होते हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है,
उसके बाद ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी फसल आप देखेंगे जायद की फसल है, कौन सी रबी की फसल है, इस तरीके से। फसलों की प्रमुख किस्में यानी कि प्रजातियां, उनमें लगने वाले रोग और उनमें लगने वाले जो कीट होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद मृदा को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है कि कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है, उनका अन्य नाम क्या है, किस फसल के लिए उपयोगी है, या फिर उस मृदा से क्या कुछ विशेष फसल उसमें कोई उगाई जाती है, तो इस तरीके से देख लेना। जैसे काली मृदा कपास के लिए होती है, लेटराइट मृदा शायद काजू के लिए होती है, इस तरीके से। जितने भी भारत के प्रमुख कृषि संस्थान हैं उनकी अवस्थिति को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, और जो भी बोर्ड हैं जैसे कॉफ़ी बोर्ड हो गया, रबर बोर्ड हो गया, चाय बोर्ड हो गया, इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। फिर भारत में जितनी भी कृषि क्रांतियां हुई जैसे कि हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, और फिर आप देखेंगे काली क्रांति है, स्वर्ण क्रांति है, गोल क्रांति है, तो सदाबहार क्रांति है, इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना कि ये किससे संबंधित हैं। तो ये हो गई आपकी कृषि। उसके बाद चलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में। तो इकोनॉमिक्स आपको भी पता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक वाला भाग ये रहा, और डायनेमिक जो कि समय के साथ चेंज होता रहता है, तो वो तो करंट अफेयर्स आधारित होता है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्टैटिक की। तो यहाँ पर देखो भारत की जितनी भी योजनाएं हैं उनको तिथिवार बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। आप देखेंगे कि लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नरेगा कब शुरू हुआ, आप देखेंगे कि जो क्या था स्टार्टअप जो मिशन था वो कब स्टार्ट हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई, इस तरीके से बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद जो भी आर्थिक क्षेत्र से संबंधित प्रमुख समितियां हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति के उपकरण होते हैं जैसे कि CRR, SLR, ठीक है, रेपो रेट, ये सारी चीज़ें, इनको यानी कि पूरी ही मौद्रिक नीति को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, और जो उनके उपकरण हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। उसके बाद भारत के जितने भी जो भारत व विश्व के जितने भी प्रमुख आर्थिक संगठन हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी हर बार रहता है। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं, इनको भी बहुत अच्छी तरीके से देख के जाना है, अभी भी यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो प्रमुख वक्र हो गए, चाहे वो लॉरेंज वक्र हो, लेफर वक्र हो, कुजनेट वक्र हो, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इनको तैयार कर लेना। उसके बाद बैंकिंग में आप देखेंगे जो भी विकास बैंक हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, चाहे वो सिडबी हो, चाहे वो नाबार्ड हो। नाबार्ड से तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भारत में जो भी विकास बैंक हैं उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। रिजर्व बैंक का पूरा देख लेना, ठीक है। उसके बाद जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनका देख लेना, और बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है कब कब हुआ, ये सारी चीज़ें देख लेना। तो ये आपके हो गए इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद चलते हैं विज्ञान की ओर। तो सबसे पहले बात करें अगर हम लोग रसायन विज्ञान की, तो इसमें 3 चीज़ों पर ध्यान रखना है। एक तो अम्लों के संदर्भ में अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर जो भी रसायन हैं और जो भी धातुएं हैं तो इनके संदर्भ में ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रसायन विज्ञान के अंतर्गत। फिर भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं और जो मापक यंत्र होते हैं, इनसे हर बार 1 से 2 प्रश्न सीधे देखने को मिलते हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। फिर भौतिकी के जो भी सिद्धांत हैं जैसे कि पृष्ठ तनाव हो गया, जैसे कि न्यूटन के तीनों नियम हो गए, तो जो डेली लाइफ में इनसे जुड़े एग्जाम्पल हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो भी तरंगें हैं, चाहे वो एक्स किरणें हो, ठीक है, चाहे वो अवरक्त किरणें हो, इनके संदर्भ में एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो इनको तैयार कर लेना। उसके बाद अगर जीव विज्ञान की तरफ पहुंचे तो मानव शरीर के जो तंत्र होते हैं, चाहे वो परिसंचरण तंत्र हो, कंकाल तंत्र हो, या फिर पाचन तंत्र हो, इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद मानव पोषण, तो मानव पोषण को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, और विशेष फोकस
विटामिन पर रखना है, विटामिन से तो हर बार 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही हैं। उसके बाद अगला है टॉपिक मानव रोग एवं उपचार। ठीक है, तो मानव में जो भी प्रमुख रोग होते हैं, किस कारण होते हैं, कैसे उनका उपचार होता है, ये सारी चीजें। तो ये 3 प्रमुख हैं जीव विज्ञान में। ठीक है, मानव शरीर के तंत्र, मानव पोषण और मानव रोग एवं उपचार। उसके बाद जो हार्मोन होते हैं और जो एंजाइम होते हैं उनको देख लेना, और जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं होती हैं उनको देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइंस के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। उसके बाद अंतिम बचा आपका उत्तर प्रदेश विशेष। अब देखो, यूपी पीसीएस में उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न नहीं पूछे गए थे, लेकिन आरओ यारो में हमेशा ही उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्नों की संख्या अच्छी खासी रहती है। हर बार लगभग आप देखेंगे 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश विशेष को छोड़ने की गलती ना करें। आरओ यारो में प्रश्न आपको जरूर ही देखने को मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश विशेष में मैंने 4 तरीके से टॉपिक को डिवाइड किया है: भूगोल, आर्थिक, कला एवं संस्कृति और पर्यावरण। तो भूगोल के अंतर्गत देखें तो उत्तर प्रदेश का जो आकार है, जो अवस्थिति है, ठीक है, उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। ठीक है, और जो यहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। आर्थिक में चलें तो जो भी बांध परियोजनाएं हैं, ताप व जल विद्युत केंद्र हैं, जो भी खनिजों की यहाँ पर अवस्थिति है, उद्योगों की अवस्थिति है, जो भी प्रमुख संस्थान हैं उद्योगों से संबंधित, और जो भी सिटी है या फिर पार्क हैं, ठीक है, जैसे प्लास्टिक सिटी हो गई, इस तरीके से अप्रैल पार्क हो गए, ठीक है, इनकी अवस्थिति। कला एवं संस्कृति में देखें तो जो भी संगीत घराने हैं उनसे संबंधित प्रमुख कलाकार हैं, वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये सारी चीज़ें। लोकगीत, लोक नृत्य, लोकनाट्य, मेले, महोत्सव, मंदिर और जो भी सांस्कृतिक संस्थान हैं उनकी अवस्थिति देख लेना। पर्यावरण के अंतर्गत चलें, जो भी वन जीव विहार हैं, पक्षी विहार हैं, टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, इनकी अवस्थिति देख लेना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लेना। तो ये हो गए आपके टॉप 100 टॉपिक। अब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न मिलना बिल्कुल तय है, तो आप अपनी तैयारी के क्रम में सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स को तैयार कर लो। पेपर जो आपका है या फिर वो अप्रैल या फिर जून, इन दोनों में से किसी एक महीने में होगा, तो अच्छा खासा समय है। सबसे पहले अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो लगभग आप मान के चलिए कि 80 से 90 प्रश्न आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को सीधे सीधे मिल जाएंगे। बाद बाकी अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक्स बहुत ही आसानी से कवर हो जाएं, तो मैं आपको अपनी एक किताब जरूर सजेस्ट करूंगा, जो कि है सारणीबद्ध सामान्य अध्ययन। इसमें क्या है कि ये सभी टॉपिक्स बिल्कुल इसी तरीके से सेट हैं, यानी कि जितनी नीड है उतना ही लिखा गया है पूरा सारणियों के माध्यम से। तो आप इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं ताकि ये टॉपिक बहुत ही आसानी से कवर हो जाएं। ठीक है, बाद बाकी ये जो PDF है ये मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि हमें कैसे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, फिर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में।